आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का प्रबंधन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जब हम लोग प्रबंधन एवं प्रशासन को स्पष्ट कर रहे थे, तो उस प्रबंधन प्रशासन को स्पष्ट करने के रूप में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि किसी भी संगठन के पास जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों की सहायता से उस संगठन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को कैसे बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाए, इसी की कार्य योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना शैक्षिक प्रबंधन था। तो जब हम किसी भी विद्यालय या शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में इसकी बात करते हैं, उस शैक्षिक संस्थान और विद्यालय के पास ढेर सारे संसाधन होते हैं, जिनमें भौतिक संसाधन होते हैं और मानवीय संसाधन होते हैं। और वो शैक्षिक संस्थान इन भौतिक और मानवीय संसाधनों की सहायता से अपने लक्ष्य, जैसा कि विद्यालय के संबंध में जो लक्ष्य और जो उद्देश्य उसका है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था आयोजित करना, इन बातों को प्राप्त करने के लिए वो कदम उठाता है, प्रयास करता रहता है। तो आज इस चर्चा में हम लोग देखेंगे कि विद्यालय के पास कौन कौन से भौतिक संसाधन होते हैं और उन भौतिक संसाधनों की क्या आवश्यकता है, कैसे उनका बेहतर प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उनकी बेहतर प्रबंधन द्वारा उस शैक्षिक संस्थान के जो उद्देश्य हैं उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी शैक्षिक संस्थान के पास भौतिक संसाधनों की बात की जाए तो उन भौतिक संसाधनों के अंतर्गत उस शैक्षिक संस्थान का अपना भवन होता है, जो विद्यालय भवन या उस स्कूल का भवन शैक्षिक संस्थान का भवन होगा। उसके साथ ही साथ उस विद्यालय के पास अपना छात्रावास होता है। उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अन्य संसाधन भी होते हैं, जिनमें प्रयोगशाला होती है, पुस्तकालय भवन होता है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल आयोजित करने के लिए खेल का मैदान भी होता है विद्यालय के पास। बच्चों को समुचित तरीके से बैठकर शिक्षण कार्य करने के लिए उपयुक्त विद्यालय में फर्नीचर होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरण होते हैं। विद्यालय की साफ सफाई स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो किसी भी बालक के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए जो मूलभूत आवश्यकता के रूप में जरूरी होती हैं, उनमें पेयजल की व्यवस्था और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था। तो ये भौतिक संसाधन है जिन संसाधनों की अपेक्षा हम प्रत्येक विद्यालय से करते हैं, और ये सभी संसाधन मिलकर उस संस्थान में पढ़ने वाले बालकों को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराते हैं और उस वातावरण के माध्यम से उस संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। विद्यालय भवन के बारे में बात किया जाए तो श्री केजी सैयदीन जी ने विद्यालय भवन के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता। इनका ये जो विद्यालय के संबंध में जो इनका वक्तव्य है वो इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि विद्यालय के पास एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो बालक को आकर्षक लगे और बालक को अपने पास बनाए रखने में, ठीक है, अपने पास लाने में उसकी सहायता करे। यानी कि ऐसा विद्यालय हो कि उससे खींचा हुआ बालक उसके पास चला जाए। और भी कुछ बातें विद्यालय भवन के संबंध में की जाए तो विद्यालय भवन को कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, किस प्रकार विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना चाहिए।
तो जब हम प्राचीन काल में विद्यालय भवन की बात करते हैं, गुरुकुलों की बात करते हैं, तो वे गुरुकुल जो होते थे वो नगरों के भीड़ भाड़ से दूर ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में, वनों में गुरुकुल के रूप में स्थापित किए जाते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो गुरुकुल वाली व्यवस्था समाप्त होती गई, जगहों का अभाव होता गया, तो विद्यालय ऐसे जगहों पर स्थापित किए जाने लगे जहां पर आबादी रहती थी, आबादी का कंसंट्रेशन था। तो वास्तव में आबादी के पास में विद्यालय को स्थापित करना एक तरफ से बच्चों के आने जाने की दृष्टिकोण से सुविधाजनक तो होता है, लेकिन जो आबादी का कोलाहल होता है वो कहीं न कहीं उस विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करता है, और जो शांतिपूर्ण और एकांत वातावरण होना चाहिए तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए विद्यालय के को स्थापित करने में विद्यालय की स्थापना के संबंध में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो विद्यालय नगरीय आबादी से दूर हो, सघन आबादी से। विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि जो सघन आबादी है, और वर्तमान में तो हम केवल ये कह सकते हैं कि शहरों में भी या नगरों में भी ऐसे जगहों से दूर हो जहां पर आवागमन ज्यादा होता हो, ठीक है, या वहां पर कुछ पब्लिक महत्व की चीजें हो, तो ऐसे जगहों से दूर हो रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्राचीन वातावरण हम नहीं दे सकते हैं विद्यालयों को स्थापित करते समय। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि वो भीड़ भाड़ से, कोलाहल से दूर रखे जाए विद्यालय के निर्माण करते समय एक दिशा का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें विद्यालयों की स्थापना करते समय विशेषकर जो हमारे देश की जलवायु है, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, उसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय की जो दिशा हो उसकी दिशा दक्षिण पूर्व दिशा रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम दक्षिण पूर्व दिशा में रखेंगे तो एक तरफ ठंडक के मौसम में सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन होता है, तो सूर्य उस समय सूर्य जब निकलता है तो उसका अधिक से अधिक प्रकाश विद्यालय को मिलेगा, ठीक है, सीधे छात्रों को धूप उपलब्ध होगी। और दूसरी तरफ ग्रीष्म काल में जो सूर्य का सीधे प्रकाश का जो प्रवेश होगा वो रुकेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे उत्तरी भारत में जो पछुआ हवा चलती है गर्मी के मौसम में, ठीक है, तो ये जब इसकी दिशा दक्षिण पूर्व की दिशा में होगी तो उस गर्म लू से भी बचाव होगा बच्चों का, ठीक है। तो विद्यालय की स्थापना के समय उसकी दिशा पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर रखनी चाहिए। विद्यालयों की संरचना के संबंध में बात किया जाए तो अलग अलग तरह की संरचनाएं सुझाई गई हैं कि विद्यालय के भवन कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं जिनमें आई आकार के हो। आई को देखने से स्पष्ट है कि सभी विद्यालय के सभी भवन एक क्रम में बने हुए हो, ठीक है, यानी कि आई की संरचना का निर्माण करें। दूसरे आकार की संस्तुति की गई थी कि ई आकार के हो। ई आकार में पीछे की तरफ एक लाइन से कक्ष हो और किनारे पर भी कक्ष हो और बीच में भी कक्ष हो, ठीक है। तो इन किनारों और बीच में जो कक्ष स्थापित किए गए हों उनके द्वारा जो उनके दाएं बाएं की जो खाली स्थान बचेगा तो उस खाली स्थान में विभिन्न कक्षों के दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में हम जब परिषदीय विद्यालयों की बात करते हैं तो उन परिषदीय विद्यालयों में बहुत ढेर सारे विद्यालय इसी आकार में निर्मित किए गए हैं। अगला जो प्रकार है वो एच प्रकार से बनाए जाने की संस्तुति की गई। ऐसे ही यू आकार का भी शेप दिए जाने की संस्तुति की गई। यू और ई जो दोनों आकार हैं, ठीक है, तो ये काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
थोड़ा सा इनका डायरेक्शन चेंज करेंगे, यू और ई का, तब आपको इनमें समानता दिखेगी। ठीक है, और जो वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे वो ई और यू आकार के ही मिलेंगे। टी आकार के विद्यालयों को स्थापित करने की भी बात की गई, एल आकार के, वाई आकार के। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो आकार है, ये आकार इस दृष्टिकोण से सुझाए गए कि सभी कक्ष एक क्रमबद्ध व्यवस्था में हो और साथ ही साथ सभी कक्षों के मध्य एक स्पेस हो, बीच में खुला स्थान हो। तो इस रूप में ई और यू जो आकार है वो ज्यादा व्यवहारिक है, और इस आकार में बहुत ढेर सारे विद्यालय भवन निर्मित किए जाते हैं। विद्यालय भवन की स्थापना के लिए जगह कैसा होना चाहिए, जगह का ऐसा चयन किया जाना चाहिए जो आवागमन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक हो। ठीक है, वहां पर बिजली आसानी से पहुंच जाए, पानी की समुचित व्यवस्था हो, और आवागमन की सुविधा होगी तो छात्रों को पहुंचने में भी दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ अध्यापकों को भी वहां आसानी से पहुंच सकने में सुविधा होगी। विद्यालय के भवन की नींव धरातल से पर्याप्त रूप से ऊंची होनी चाहिए। ऊंचा होने का अभिप्राय ये रखा गया है कि वहां पर बारिश के मौसम में जल जमाव होने से शिक्षण क्रिया बाधित न हो, विद्यालय में पानी का जमाव न हो। ठीक है, और मतलब इसलिए पानी का जमाव ना हो, तो पानी के जमाव से बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे। ठीक है, तो जो बच्चों के लिए और वहाँ के जो भी मानवीय संसाधन है, जो भी शैक्षणिक स्टाफ है, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक होंगे। तो इसलिए विद्यालय की नींव जो होनी चाहिए धरातल से पर्याप्त मात्रा में ऊंची होनी चाहिए। और कुछ बातें विद्यालय के बारे में की जाए कि विद्यालय भवन की के लिए और किन किन जरूरतों किन किन चीजों की जरूरत है, तो उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान की बात अभी हम लोग आगे करेंगे कि कितने बच्चों पर विद्यालय में कितना स्थान जरूरी है, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए उसके लिए, इसकी बात अभी किया जाएगा। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, ऐसे वातावरण में उसको स्थापित किया जाए जहाँ का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो। ऐसा न हो कि वो ऐसे वातावरण में हो जहाँ धूल धुआं प्रदूषण या अस्वास्थ्य कारक यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कारक वहाँ मौजूद हो। ठीक है, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय को किसी फैक्ट्री के पास न स्थापित किया जाए, किसी ऐसे जगह न स्थापित किया जाए जो प्रदूषित हो। ठीक है, तो इस बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से बनावट का भी अभिप्राय ये है कि विद्यालय को बनाते समय उसकी खिड़कियां दरवाजे इस प्रकार रखे जाने चाहिए जिससे कि उसमें वेंटिलेशन की सुविधा हो, छत ऐसे बनाए जाने चाहिए जिससे कि उससे जल निकासी आसानी से हो सके। ठीक है, तो वैज्ञानिक ढंग से बनावट यानी कि उसको निर्माण के समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सामर्थ्य तथा उपयोगिता जब हम प्रबंधन की बात ही करते हैं तो वहां पर इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि जो भी संसाधन हम लगाएं किसी भी संगठन में, उन संसाधनों को की उपयोगिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर भी विद्यालय में जो भी भवन बनाए जाए विद्यालय भवनों की जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, उसे उनका अधिक ऐसे भवन न बनाए जाए जो अनुपयोगी रूप में पड़े रहें, है ना। ऐसे कक्ष न बनाए जाए जो अनुपयोगी साबित हो बाद में। तो इसलिए उस विद्यालय की जो एक इंच की जमीन हो उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। कम लागत तथा लचीलापन, लागत में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उसके निर्माण में कम लागत में ही वो बेहतर विद्यालय भवन बने। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय यदि जंगल के पास है या खुले वातावरण में है तो उसकी चारदीवारी होनी चाहिए। ठीक है, या सुरक्षा के संबंध में और भी बातों को, प्राकृतिक कारकों से भी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में न उसको स्थापित किया जाए जहाँ जो बाढ़ ग्रसित हो या जो अन्य इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा प्रभावित होता हो।
तो विद्यालय के निर्माण में भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना, बहुत सारी दुर्घटनाएं मानव जनित भी होती है, कुछ प्रकृति जनित भी होती हैं, तो उन्हें इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भूकंप से बचाने के लिए विद्यालय भवन को भूकंप रोधी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आग से बचाने के लिए उस विद्यालय को बनाते समय पर्याप्त मात्रा में ध्यान देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि वाटर पॉइंट बनाए जाएं, ठीक है, जिससे कि आपातकालीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जा सके। और साथ ही साथ उस विद्यालय भवन में विभिन्न इन दुर्घटनाओं से या विशेषकर आग से बचने के लिए विभिन्न उपकरणों, जब हम उपकरणों की बात करेंगे तो वहां भी इसकी चर्चा करेंगे, उन उपकरणों को भी रखना चाहिए। विद्यालय की सजावट, शुरुआत में ही हम लोगों ने केजी सैयदीन जी की के वक्तव्य को जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया कि विद्यालय आकर्षक होना चाहिए। तो विद्यालय केवल ईंट और पत्थर से बना हुआ केवल भवन नहीं होता है, बल्कि वो अपने आप में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को समेटे हुए रहता है, और ये सभी चीजें मिलकर उसे आकर्षक बनाती हैं। तो इस बात उसे आकर्षक बनाने में उसकी सजावट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सजावट में वो चाहे प्राकृतिक रूप से उसकी सजावट की जाए, पेड़ पौधों, फूल पौधों सजावट की जाए, उसमें उसके आंतरिक विद्यालय के आंतरिक संरचना को भी अलग अलग तरीकों से सजाया जाए, बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जाए। तो ये कुछ बातें थी जो विद्यालय के लिए जरूरी है। और अगली बात देखा जाए कि कितने बच्चों पर विद्यालयों के लिए कितने क्षेत्रफल की जरूरत होती है, तो इसकी भी बात की गई है। छात्रों की संख्या यदि 160 है तो उसके लिए जो भवन का क्षेत्रफल होना चाहिए वो 2/3 एकड़ होना चाहिए, और खेल के मैदान के लिए जो क्षेत्रफल चाहिए वो 2 से 3 एकड़ का होना चाहिए। इसी प्रकार जब संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भवन का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर खेल के मैदान का भी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब बच्चों की संख्या 320 होती है तो उस भवन का क्षेत्रफल 1 एकड़ हो जाता है, खेल का मैदान 4 से 5 एकड़ हो जाता है, फिर संख्या 480 होती है तो भवन का क्षेत्रफल और बड़ा हो जाता है, उसमें 1.5 एकड़ की जरूरत पड़ती है, और खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 से 7 एकड़ की जरूरत पड़ती है। तो भवन के निर्माण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जितने छात्रों के लिए जितने क्षेत्रफल की अनुशंसा की गई है उतने क्षेत्रफल पर ही विद्यालय बनाए जाए। दूसरा संसाधन के रूप में हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की कि विद्यालय छात्रावास भवन। विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय जो अपनी विशिष्टता को समाहित किए रहते हैं, वो अपनी उनकी विशिष्ट पहचान होती है। उन विशिष्ट पहचान की वजह से दूर दूर के विद्यार्थी उन विद्यालयों तक खिंचे हुए आते हैं, उन संस्थानों तक खिंचे हुए आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सभी विद्यार्थी रोज अपने गृह स्थल से आवागमन कर सके। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अपने घर से आना जाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए उस विद्यालय में, उन संस्थानों में ही उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, और वो छात्रावास के रूप में होते हैं। तो छात्रावास में अब कमरे कैसे बनाए जाए, ऐसे बनाए जाए कि उसमें पर्याप्त रूप से स्थान हो, उनके सोने की व्यवस्था हो, उनके जो फर्नीचर हो, डेस्क, बेंच, कुर्सी, मेज, वो पर्याप्त रूप से लग सके, जिससे वो आसानी से पढ़ लिख सकें और रह सकें। साथ ही साथ रहने के साथ ही साथ उनके भोजन की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावास विद्यालय के नजदीक ही होने चाहिए, क्योंकि छात्रावास में बच्चे तभी रहते हैं जब वो अपने घर से दूर होते हैं। तो फिर यदि विद्यालय से दूर छात्रावास बनाया जाए तो फिर जो उसका वास्तविक उद्देश्य है छात्रावास का, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो यथासंभव छात्रावास को विद्यालय भवन के पास ही या विद्यालय भवन परिसर में ही रखा जाना चाहिए। छात्रावास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि बालक का अधिकांश समय जो होता है वो छात्रावास में व्यतीत होता है। तो इसलिए जब आसपास का वातावरण स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होगा तो उसका स्वास्थ्य भी सही तरीके से रहेगा। छात्रावास में
अधिक समय व्यतीत करने के कारण वहां पर उसके शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिए समुचित रूप से खेलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें सामाजिकता का विकास हो, संवेगात्मक विकास हो। और साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता छात्रावासों के संबंध में ये होनी चाहिए कि जो छात्रावास का जो अधिकारी होता है, जो वार्डन होता है, उनका व्यवहार स्नेह पूर्ण होना चाहिए। वो छात्रों से सहयोगपूर्ण बर्ताव किया जाना चाहिए उनके द्वारा। और बच्चे घर से दूर होते हैं, अपने माता पिता से दूर होते हैं, तो इसलिए उनका जो व्यवहार हो वो अभिभावक के जैसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनका जो घर की कमी होती है, माता पिता की कमी होती है, वो कमी उन्हें महसूस न हो। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है छात्रावास के संबंध में, जो उसके वार्डन के अंतर्गत ये विशेषताएं होनी चाहिए। जब हम विद्यालय में बहुत सारी बातें सीखते हैं, तो उन बातों को सीखने के क्रम में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, हम करके देखने का प्रयास करते हैं उन सभी बातों को, ठीक है। तो इसके लिए हम विद्यालयों में प्रयोगशाला को स्थापित करते हैं, और उन प्रयोगशालाओं में बहुत सारे जो वैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को हम विभिन्न एक कृत्रिम वातावरण में उन सिद्धांतों को परखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयोगशाला भवन होता है, वो ज्ञान के अस्थायीकरण के लिए और किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए सभी विद्यालयों में प्रयोगशाला भवन होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि हम परंपरागत रूप से प्रयोगशाला भवन की बात जब करते हैं, तो केवल हम विज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ज्ञान की सभी शाखाओं में जो प्रगति हुई है, तो इसमें हमें ज्ञान की अनेक शाखाओं में भी प्रयोगशालाओं की जरूरत महसूस होती है। जैसे कि भूगोल में भी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, भाषाओं के लिए भी प्रयोगशाला की आवश्यकता महसूस होती है। मनोविज्ञान में यानी कि बालक को समुचित प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए, उनका निर्देशन करने के लिए, उनके तनाव को कम करने के लिए भी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की जरूरत होती है। वर्तमान की जो तकनीकी प्रगति है, इस तकनीकी प्रगति में कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए बच्चों को इस तकनीक से दक्ष बनाने के लिए कंप्यूटर की प्रयोगशाला की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये जो पहले प्रयोगशालाएं जो केवल भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में हम बात करते थे, तो उनके अतिरिक्त अन्य प्रयोगशालाओं की भी जरूरत वर्तमान में विद्यालयों को है, जिनमें भाषा की प्रयोगशाला हो, भूगोल की प्रयोगशाला हो, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला हो, कंप्यूटर की प्रयोगशाला हो, ठीक है। तो ये इन सभी प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है और सभी विद्यालयों में स्थापित किए जाने चाहिए। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी प्रयोगशालाएं ऐसी जगह स्थापित की जाए जहां पर उसमें की जाने वाली गतिविधियां आसानी से संचालित की जा सके। जैसे कि यदि भूगोल की प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है, तो ऐसी जगह पर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए जहां से बच्चे मौसम की विभिन्न घटनाओं का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकें, वर्षा का, हवा का, ठीक है, ये सब चीजें, प्रकाश का, इन सब चीजों का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकें। साथ ही साथ यदि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, तो उसको ऐसी जगहों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर विभिन्न प्रकार की गैसें आसानी से मुक्त हो सके, ठीक ना। उस प्रयोगशाला में हवा की बेहतर सुविधा हो, जिससे कि जो विभिन्न प्रयोगों से, विभिन्न रसायनों से जो विभिन्न दुर्गंध उत्पन्न होते हैं, वो दुर्गंध वहां से आसानी से हट जाया करे। तो प्रयोगशालाओं के संबंध में ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है विद्यालय पुस्तकालय भवन। विद्यालय पुस्तकालय भवन वास्तव में देखा जाए तो पुस्तकें जो है एक तरफ बच्चों के लिए आवश्यक तो होती ही है, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करती हैं। तो आखिर में पुस्तकालय की जरूरत क्यों होती है, पुस्तकालय का कार्य क्या है, इस पे बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षकें हैं, पुस्तकों ये अध्यापकों के लिए
एक मार्गदर्शक अध्यापकों के लिए भी एक दिशा निर्देशक का कार्य करती हैं। उनके लिए इस बात को बताती रहती है कि उन्हें किस अवस्था में, किस कक्षा में बच्चों को कौन कौन सी बातें बतानी है, पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, ये सब बातें पुस्तकें बताती रहती हैं। साथ ही साथ विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें होती हैं या विभिन्न विषयों से संबंधित अन्य संदर्भ पुस्तकें जो होती है वो छात्रों के ज्ञान में और भी वृद्धि करती रहती है। यानी कि जो कक्षा में जो बातें बताई जाती है इनके अतिरिक्त भी उनके ज्ञान में वृद्धि करती रहती हैं। छात्रों में स्व अध्याय को भी प्रेरित करती हैं ये पुस्तकें, और ये पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं। पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। विभिन्न पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न ज्ञान की शाखाओं से संबंधित ढेर सारे तरह की पुस्तकें होती हैं, और ये पुस्तकें छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद करती हैं। पुस्तकालय वास्तव में देखा जाए तो वो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा साथी की भूमिका भी निभाती है। ठीक है, जिससे उनमें पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें, जैसे कि बच्चों में शब्दकोश, शब्द भंडार की वृद्धि करने में पुस्तकालय की भूमिका होती है। पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित शब्दकोश रखे होते हैं, जिनकी सहायता से वो अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करते हैं। विभिन्न विषयों के संदर्भ पुस्तकें रखी होती हैं। पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो तो होती हैं, उनके साथ ही साथ संदर्भ पुस्तकें भी होती हैं, जिन पुस्तकों की सहायता से बालक अपनी कुशलता में और वृद्धि करता है। पुस्तकालय में पुस्तकालय को स्थापित करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात किया जाए तो पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। आकर्षक भवन का अभिप्राय ये है कि वो पुस्तकालय बच्चों को आकर्षित कर सके, यानी कि वो पुस्तकालय ऐसे होने चाहिए जो सभी बच्चों को आकर्षक लगे, जहां वो अपना समय व्यतीत करना चाहें, जहां आकर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना चाहें। तो पुस्तकों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए उपयुक्त मात्रा में, और उपयुक्त सही तरीके से सही फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो भी बच्चे आए पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने के लिए वो लंबे समय तक या जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वो आराम से बैठकर पढ़ सके। पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तक और पत्रिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक नई नई पुस्तकें या नई नई पत्रिकाएं पुस्तकालयों में नहीं रहेंगी तो वो पुस्तकालय बच्चों को अनाकर्षक लगेगा। ठीक है, तो ये जो जब नई नई पत्रिकाएं उन्हें ज्ञान का जो जिन भी पत्रिकाओं में नई नई बातें हों और ज्ञान के नए नए अनुसंधानों, नई नई बातों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिन पुस्तकों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है वो उन पुस्तकालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। पुस्तकालय का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें एक बार जब खरीद ली जाती है पुस्तकालय में तो वो उस विद्यालय की, उस पुस्तकालय की धरोहर हो जाती हैं, जिन्हें लंबे समय तक सजो कर रखना होता है। तो उन्हें लंबे समय तक सही तरीके से रखने के लिए वहाँ का रख रखाव बेहतर होना चाहिए, अलमारियां बेहतर होनी चाहिए, और वहाँ की और भी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के लिए जो वितरण का समय है उसका भी विभाजन होना चाहिए, कि किस समय पर पुस्तकें मिलेंगी, कितने दिन के लिए मिलेंगी, मतलब कि एक अच्छी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को यदि वो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वो केवल इस कारण से पुस्तकालय जाने से न कतराएं कि वहाँ पुस्तक लेने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है या बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर पुस्तकों के जो लेन देन की समय की जो व्यवस्था की जाए उसमें बच्चों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए। बुक बैंक का अभिप्राय है कि मतलब अधिक से अधिक पुस्तकों की वहाँ व्यवस्था की जाए।
साथ ही साथ पुस्तकालयों में कंप्यूटर, सीडी, इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट आदि जो आधुनिक सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से ज्ञान को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, ये सभी चीजें उन पुस्तकालयों में होनी चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में ये जो बातें बताई गई वो इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि पुस्तकालय को किस प्रकार से बेहतर आकर्षक बनाया जाए बच्चों के लिए। ठीक है, तो जब तक हम उसे आकर्षक नहीं बनाएंगे तो वो पुस्तकालय में ना तो जाना पसंद करेंगे, और जब जाना नहीं पसंद करेंगे तो पुस्तकों से जो उनका पुस्तकों से प्यार का विकास करना है, जो उनमें उनके अंदर स्व अध्ययन का विकास करना है, वो विकसित नहीं हो पाएगा। विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ ही साथ हम शारीरिक विकास का भी प्रयास करते हैं, और इस शारीरिक विकास को विकसित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी करते रहते हैं विद्यालय में। और विभिन्न खेलों के माध्यम से बालकों का विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त आकार का खेल का मैदान उस विद्यालय के पास होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक खेल के दृष्टिकोण से खेल का मैदान नहीं होगा और खेल के विभिन्न संसाधन नहीं होंगे तो बच्चों का शारीरिक विकास किया जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य का विकास के लिए खेल की जरूरत होती है। साथ ही साथ विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता की भावना आती है। जब वो एक समूह में उस समूह के लिए खेलते समय प्रयास करते हैं तो उनके अंदर एक सहयोग की भावना का विकास होता है, सकारात्मक वृत्तियों का विकास होता है। तो ये जो खेल है वे खेल बच्चों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्षमताओं का विकास करते हैं। सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता का भी विकास यह खेल करता है बच्चों में। बच्चे सकारात्मक रहते हैं कि हारे या जीते, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ जब बच्चा यदि किसी भी खेल में हार जाता है तो इस हार से कहीं न कहीं उसके अंदर सहनशीलता की भी भावना का विकास होता है। वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है कि जब हम कोई भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास से हमें सफलता भी मिल सकती है, और हो सकता है कि हम उस प्रयास द्वारा उस कार्य में सफल न भी हो पाए। तो इन बातों को जानते हुए वो खेल के माध्यम से उसके अंदर सहनशीलता विकसित हो सकती है। खेल के द्वारा बच्चों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, और साथ ही साथ इन सृजनात्मक क्षमताओं को अभिव्यक्ति भी मिलती है खेलों के माध्यम से। छात्रों की विभिन्न जो आंतरिक प्रवृत्तियां होती हैं वो आंतरिक प्रवृत्तियां इन खेलों के माध्यम से उभर कर सामने आती हैं, और जब ये आंतरिक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं तो उनकी रुचियां, अभिक्षमताओं, ठीक ना, अन्य जो उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं वो पता चलती हैं, और उसके अनुसार वो बालक वो अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों का भी वो चयन कर सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे बालक पढ़ने का अभिप्राय कि जो किसी भी कक्षा के अंतर्गत गतिविधियां कराई जाती है उनमें पीछे हों, लेकिन खेल के मैदान में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो तो उनके अंदर खेल की विषमता है, तो उस अभिक्षमता को पहचान करके उसे एक निश्चित दिशा दिए जाने में इन खेलों का और खेल के मैदान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात किया जाए कि विद्यालय में फर्नीचर कैसे होने चाहिए, कौन कौन से फर्नीचर होने चाहिए, किस प्रकार के फर्नीचर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो बच्चों का जो एक लंबा समय होता है वो विद्यालय में बीतता है, और इस लंबे समय को व्यतीत करने में बालक का अधिक से अधिक समय बैठने में ही बीतता है। तो बैठने के लिए सही तरीके के सही पोस्चर में बने हुए कुर्सी और डेस्क होने चाहिए। साथ ही साथ
जो विभिन्न शिक्षण गतिविधियां आयोजित की जाती है उनके लिए भी कुछ फर्नीचरों की जरूरत होती है, जैसे कि श्यामपट्ट की जरूरत होती है। तो श्यामपट्ट का आकार उपयुक्त होना चाहिए। श्यामपट्ट जिस चीज पर श्यामपट्ट का निर्माण किया जाए, ठीक ना, वो भी उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उसका रंग बेहतर होना चाहिए। शिक्षक भी अपना अधिक से अधिक समय बच्चों के बीच व्यतीत करते हैं, तो उनकी भी सुविधाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। उनके लिए जो कुर्सी मेज हो वो पर्याप्त मात्रा में हो और सही ढंग से बनाए गए हुए होने चाहिए। और भी कुछ ऐसे संसाधन है जिनकी आवश्यकता पड़ती है विद्यालयों में, जैसे कि अलमारियां, बुलेटिन बोर्ड की जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार के स्टैंडों की जरूरत होती है, कूड़ेदान की जरूरत होती है। ये सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में और सही ढंग से, सही तरीके से उपलब्ध होने चाहिए। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारी अन्य सामग्रियों की भी जरूरत होती है, जिनमें हम अभी चर्चा की, श्यामपट्ट की जरूरत होती है। तो श्यामपट्ट का आकार, श्यामपट्ट की सामग्री सही प्रकार की अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के चार्टों की जरूरत होती है। तो विभिन्न प्रकार के चार्ट, वो चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, इन सभी विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के चार्ट पर्याप्त मात्रा में विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। मॉडल भी होने चाहिए। विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए हमें उनके मॉडल की जरूरत होती है, तो उन मॉडलों की पर्याप्त उपलब्धता सभी विद्यालयों में होनी चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न रेखा चित्रों की जरूरत होती है, आकृतियों की जरूरत होती है, ग्राफों की जरूरत होती है। ये सभी चीजें विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण सामग्री, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हम सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम उसे विभिन्न सामग्रियों की सहायता से, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनके प्रत्यय को समझना अपेक्षाकृत सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों से पढ़ने की तुलना में आसान होता है। तो इस विषय में पर्याप्त मात्रा में संसाधन विद्यालय में होने चाहिए। अगली बात, कुछ और बातें हैं जो विद्यालय की स्वच्छता से संबंधित है। तो विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक हम विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ नहीं बनाएंगे, बच्चे के लिए वो विद्यालय आकर्षक लगेगा ही। तो विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय की दीवारों को, फर्शों को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। उसमें धूल जाले आदि नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होंगी, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी विकसित होंगे, ठीक है, तो वो बच्चों के लिए हानिकारक होंगे। सफाई के साथ ही साथ सभी कमरों में पर्याप्त हवा, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए खिड़कियों, दरवाजों को समय समय पर खोलते रहना चाहिए। जब कक्षाएं चल रही है उस समय खिड़कियां खुली होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उस कमरे में साफ सुथरा स्वच्छ हवा का आवागमन होता रहे, जिससे कि बच्चों के लिए हानिकारक वहाँ वातावरण न उपस्थित हो। विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अभी शुरुआत में हम लोगों ने विद्यालय भवन के बारे में जब ये बात किया, तो विद्यालय भवन के संबंध में हम लोगों ने देखा कि विद्यालय की नींव ऊंची होनी चाहिए। तो नींव ऊंची रखने का उद्देश्य यही है कि जो कुछ भी पानी की जो समस्या, जल जमाव की समस्या उस विद्यालय में न हो, यानी विद्यालय में कहीं भी पानी एकत्रित न हो, उससे बचने के लिए विद्यालय की नींव ऊंची रखने की बात की जाती है, ठीक है। तो यदि विद्यालय में जल जमाव नहीं होगा, तो विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियां जो होती हैं, मच्छरों से या अन्य कीड़े मकोड़ों से या प्रदूषित पानी से, तो उन सब चीजों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। उन्हें स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न महत्वों को बताया जाना चाहिए। उन्हें स्वच्छ रखने के लिए विद्यालय में ही उनके लिए नेल कटर, कंघी या अन्य सब इस तरह की चीजें विद्यालय में उपलब्ध रखी जानी चाहिए। विद्यालय में सफाई कर्मियों द्वारा निरंतर सफाई की जानी चाहिए, ठीक है, और उसका समुचित रूप से निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्ष और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का महत्व हम लोगों ने अभी विगत कुछ महीनों में देखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में कितनी मौतें हुई। तो इस ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए हमें अपने आसपास के वातावरण को ही इतना शुद्ध रखना चाहिए कि हमारा फेफड़ा वैसे ही मजबूत हो और हमें स्वच्छ हवा मिलती रहे, ठीक है, जिससे कि वो बुरी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो। अगला और एक अंतिम बात जो विद्यालयों में जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए और ये महत्वपूर्ण भी है, विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था समुचित रूप से होना चाहिए। ठीक है, शौचालय जो एक मूलभूत जरूरत होती है सभी विद्यालयों में होना चाहिए और सभी बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग होना चाहिए। साथ ही साथ जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए उनकी सुविधा के अनुरूप शौचालय होने चाहिए। पेयजल की व्यवस्था, पेयजल एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों के लिए जो भी जिस पेयजल की व्यवस्था विद्यालय में की जाए उस पेयजल की गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाना चाहिए। वो पेयजल शुद्ध होना चाहिए, वो पेयजल गहरे गहरे नलकूप से निकाला जाना चाहिए और जहां भी उस जल को रखा जाए उस जल को ढकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के आरओ आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनें आ रही है, तो वो आरओ और मशीनें भी होनी चाहिए जिससे कि उस बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। तो ये कुछ